बहुत बढ़िया। बूढ़ी काकी में एक तो बूढ़ी काकी खुद ही है, बूढ़ी काकी की अपनी संतान तो कोई बची नहीं, तो आप कह सकते हैं कि उसके भाई की संतान कह लीजिए, बराबर नहीं, बराबर तो पति पत्नी हो जाएगा, है ना। तो आप यूँ समझ लें कि एक ऐसी परंपरा रही होगी जिसमें एक तो बूढ़ी काकी है, उनका नाम नहीं पता है। आप फिर बूढ़ों का नाम भी नहीं होता हमारे समाज में, यही होता है, दादाजी नानाजी सब चलता रहता है। ऐसी गरीब बच्चों का नाम नहीं होता, उनको रामू कहते हैं। नेपाल के हर व्यक्ति का एक ही नाम चलता है, बहादुर। और ये कितनी बड़ी धूर्तता है, ये अपने आप ध्यान रखने की बात है। तो जो भी इनका भाई रहा होगा उसका एक बेटा है और उसकी एक पत्नी है, पत्नी का नाम है रूपा और पति का नाम है बुद्धिराम। बुद्धिराम, ठीक है। अगर आप याद रखना चाहें तो ऐसे डायग्राम बनाते रहिए, इससे आपको परीक्षा में तुरंत सब कुछ याद आ जाएगा। और इन दोनों के दो बच्चों में से एक का नाम है सुखराम और एक का नाम है लाडली। याद रहेगा इससे। कैरेक्टर्स के नाम पता होने का पहला फायदा क्या है कि अगर व्याख्या आई तो उनमें से कोई भी नाम होगा तो पहचान जाएंगे कहाँ से व्याख्या आई है। और दूसरा, जब उत्तर लिखेंगे अगर बीच में कैरेक्टर्स का नाम कोट करेंगे तो प्रामाणिकता आती है, ऐसा लगता है कि आपने सच में कहानी पढ़ी है। अब कहानी ये है कि बूढ़ी काकी, मतलब बुढ़ापे में ऐसा होता है कि कभी कभी लोगों की इच्छाएं अचानक जाग जाती है, भड़क जाती है। बूढ़ों और बच्चों में बहुत कम अंतर होता है, दोनों की टेंडेंसी एकदम एक जैसी होती है। बच्चों को बहुत समझाना पड़ता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये करो, वो करो। बूढ़ों को शायद ये लगने लगता है कि अब तो फुल स्टॉप लगने वाला है और इससे पहले क्यों ना अपनी इच्छाएं पूरी कर लें। और किसी किसी की इच्छाएं उसकी जीभ पर केंद्रित हो जाती हैं, जो इनके साथ हुआ। हर समय कुछ खाने का मन करता है, चटपटा सा, कुछ नया नया। बहू भावनी देती है, बहू को गुस्सा आता है, जबकि इसी के पैसे पर वो पल रहे हैं, तब ये हाल है। सुखराम का तिलक है, लाडली बहुत प्यार करती है अपनी बूढ़ी काकी से। अब सुखराम का तिलक है, सुबह से घर में खाना बन रहा है, सुगंध है जा रही है, सुगंध उसको पागल किए जा रही है, खाने को मिल नहीं रहा है, बार बार जाती है, डांट खा के आ जाती है रूपा से। अंत में जब सब चले गए, रूपा उसको खाना देना भूल गई। अब क्या करे बेचारी। लाडली को उसकी फिक्र थी, लाडली उसके पास आई, कुछ खिलाया, लेकिन उससे भूख और बढ़ गई, ज्वाला और भड़क गई। अब कैसे खाए, तो मेहमानों के जूठे पत्तलों के पास जाके खाने लगी लाडली के साथ। पर अचानक रूपा की नींद खिली, उसने देखा और उसको बड़ी शर्म आई कि हाय, जिसकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है उसका मैंने ये हाल कर दिया। और इसी शर्म और हृदय परिवर्तन पर कहानी समाप्त हो गई। इस कहानी में एक डिबेट की बात है कि एक वाक्य आता है, ऐसी ब्राह्मणी दूसरों का जूठा भोजन खाए, इससे बुरा दृश्य क्या हो सकता है। इससे लगता है कि प्रेमचंद शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था को लेकर भी कुछ कुछ वैसा ही मिजाज रखते थे जैसा महात्मा गांधी खुद रखते थे। महात्मा गांधी घोर वर्ण व्यवस्था समर्थक थे, हल्के फुल्के नहीं, घोर समर्थक थे। उन्होंने यहां तक कहा कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक, प्राकृतिक और अनिवार्य है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये बोला महात्मा गांधी ने। इसलिए इस कहानी पर जो आरोप है वो थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था के समर्थन का है। आजकल एक नया कंसेप्ट है, एक नया डिस्कोर्स है, उसको बोलते दलित विमर्श। एक है नारी या स्त्री विमर्श, एक है आदिवासी विमर्श। ये वो नए विचार हैं जो कहते हैं कि किसी भी सांस्कृतिक परंपरा का मूल्यांकन इस समुदाय या वर्ग की निगाह से भी होना चाहिए। कि प्रेमचंद महान थे मान लिया, किंतु दलितों को लेकर उनकी क्या समझ थी, दलितों की चिंता उनको थी या नहीं थी, या दलितों को वगैरह समझते थे, ये भी समझना पड़ेगा। और प्रेमचंद अपने शुरुआती कहानियों में तो कम से कम ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दलितों के पक्ष में सोच पाते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति ऐसा होता है, शुरू में उससे संस्कार वो हैं जो घर से मिले हैं, धीरे धीरे वो उनका मूल्यांकन करता है, अपनी बुरी चीज़ों को छोड़ता है, नए विचारों को अपनाता है। इसलिए जब भी किसी रचनाकार का मूल्यांकन करना हो, फाइनल मूल्यांकन करना हो, तो उसकी अंतिम रचना से कीजिए, पहली से मत कीजिए। क्योंकि पहली रचना के बाद तो लेखक इतनी बार चेंज होगा, इतना मैच्योर होगा कि अंत में आके वो कैसा बना ये हमारे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, न कि शुरू में कैसा था। ये बूढ़ी काकी से मिलती जुलती एक दुनिया समानांतर की एक कहानी है, उसका नाम है चीफ की दावत, और इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। ये वही भीष्म साहनी है जिनका एक उपन्यास तमस बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसके बारे में यूपीएससी ने एक टिप्पणी पूछी भी है 3-4 साल पहले। तमस तो आज़ादी के आंदोलन के समय सांप्रदायिकता कैसे फैली उसके बारे में है, और चीफ की दावत एकदम यही मामला है। एक व्यक्ति है, श्यामनाथ जी हैं, उनके घर में उनका बॉस आने वाला है, पार्टी है, घर में बूढ़ी काकी उनके भी है। अब बूढ़ी काकी की हालत यह कि वो सो जाती है, खराटे मारती है। खराटे मेरे ख्याल से 30-35 की उम्र के बाद सब लोग मारते ही हल्का फुल्का, कोई ज़्यादा कोई कम, इतना तो चलता ही है, क्योंकि वो तो एक फिजिकल मामला है ना, कि जहाँ फिजिकल प्रॉब्लम एक लेवल पर शुरू हुई, खराटे शुरू हो जाते हैं। और देखने में सुंदर नहीं है, बूढ़ी भी है। अब उनको लग रहा है कि बॉस देखेगा इसको तो ये तो अनप्रेजेंटेबल है मेरी माँ, ये बहुत सोची मेरी सास। फिर हुआ कि इसको कहाँ भेजें इस समय, तो एक हुआ कि इसकी पड़ोस में सहेली रहती है बुढ़िया, वहाँ भेज देते हैं। पर वहाँ भेजेंगे तो उस बुढ़िया को लाइसेंस मिल जाएगा, वो भी आ जाएगी घर में, वो घर में आएगी तो फिर यहाँ तबाह करेगी सबको, तो वहाँ भी नहीं भेजना है, कमरे में रख नहीं सकते। दूसरे कमरे में रखें तब भी चिंता है, कहीं बॉस का घर दिखाओ और वहाँ जाकर देखें कि बुढ़िया बैठी है, उससे मूड खराब हो जाए। अंत में कोठरी में उसको बंद कर देते हैं कि यहीं बैठना और सोना मत, खबरदार जो सोई तो खराटे की आवाज़ आ जाएगी बाहर। कह ठीक है बेटा मैं सोऊंगी नहीं, तुम पार्टी कर लो अपनी। बॉस आया, बातें चल रही हैं, सब चल रहा है। बूढ़ी काकी जो है बेचारी किसी तरह से आंख फाड़ के देखी जा रही है कि नींद ना आ जाए, नींद ना आ जाए, नींद ना आ जाए। लेकिन बुढ़ापे में इंद्रियों का कितना कंट्रोल रह जाता है, अंत में नींद आई जाती है। आवाज़ आ गई, बॉस ने पूछा कौन है, कोठरी खोलो। कोठरी खोली, अंदर से बूढ़ी काकी निकली। अब बॉस इतना बेशर्म टाइप का कि वो हंसी मजाक कर रहा है उसके बुढ़ापे को लेकर। फिर उसको बुलाया, पता लगा वो गाने अच्छे गाती है, गीत अच्छे गाती है, तो कह गीत सुनवाओ। जैसे छोटे बच्चों का हाल होता है ना कि अंकल आंटी के सामने बेटा पोएम सुनाओ। जिस बच्चे से बच्चा नफरत करता है अपने पेरेंट्स से, अंकल आंटी से भी नफरत करता है, तो आज से 10-12 साल बाद जब ये नौबत आएगी आपके जीवन में, ऐसा कीजिएगा मत, है ना। अपने बच्चे को ये मत बोलना कि अंकल आंटी को पोएम सुनाओगे, बच्चा भोपूगा जो बजेगा दूसरों के सामने, उसकी मर्जी ना सुने,
क्या दिक्कत है? तो बच्चों ने कहा कि बूढ़ी मम्मा पोएम सुना दो, सर को गीत सुनना है। अब बेचारी को अंदर से रोना आ रहा है, उसका अपमान इतना हुआ है, किंतु बेटे की खुशी के लिए गीत भी गा रही है। और बाद में पता लगा कि बेटे की प्रमोशन हो सकती है और उसमें अगर इसने एक रंगोली बना दी तो इससे बात बनेगी। और बेटा माँ से पूछ रहा है कि माँ रंगोली बना दूंगी? माँ अंदर से रो रही है कि मेरा इतना अपमान होता है यहाँ पर, लेकिन मेरे बेटे की प्रमोशन हो सकती है, इस भाव से खुशी के मारे कह रही हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो माँ होती है और बेटा तो बेटा ही होता है। तो बेटों का गधापन और माँ का देवत्व उस कहानी में चीफ की दावत में दिखाया गया है। तो ये तुलना इसलिए करवा रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे ना आगे चलिए दूसरी पुस्तक, ऐसे प्रश्न अभी तक आए तो नहीं है लेकिन आने की संभावना हमेशा होती है कि दोनों पुस्तकों में तुलना करें।